हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया समुच्चय और उसके प्रकार के बारे में, उसी समुच्चय के अगले कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि अगला हमारा टॉपिक आ रहा है उपसमुच्चय और अधिसमुच्चय। इसको हम जैसे हमने माना दो समुच्चय ए और बी हैं, तो यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में है, अगर एक भी अवयव ऐसा है जो बी में नहीं है तो ए बी का उपसमुच्चय नहीं होगा। जैसे कि ए सबसेट इक्वल बी, तो ए क्या होगा, ए बी का उपसमुच्चय होगा और बी बी ए का अधिसमुच्चय होगा। और ये हमारा सबसेट का निशान है, ये सबसेट इक्वल। इसका मतलब होता है जैसे ये ए लिख दिया और ये बी लिख दिया, ए बी का उपसमुच्चय है और बी ए का अधिसमुच्चय है। ये कैसे होता है देखिए, जैसे एक्स बिलोंग कर रहा है ए में, बिलोंग का निशान ये होता है। एक्स अगर ए में बिलोंग कर रहा है तो एक्स बी में बिलोंग करेगा, और अगर एक्स ए में बिलोंग कर रहा है किंतु एक्स बी में बिलोंग नहीं कर रहा है तो ए नॉट सबसेट इक्वल बी, यानी कि ए बी का उपसमुच्चय नहीं है। कुछ पॉइंट इस तरह से दिए गए हैं, जैसे कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। जैसे ए है, ए स्वयं ए का उपसमुच्चय है। रिक्त समुच्चय का मतलब फाई या फिर ऐसे मंझला कोष्ठक को खाली छोड़ देंगे। रिक्त समुच्चय सभी का उपसमुच्चय होता है। जैसे हमने मान लिया कोई ए है तो ए फाई इसका सबसेट होगा। किसी भी परिमित समुच्चय के सभी संभावित उपसमुच्चयों की संख्या 2 की पावर n है। जैसे कोई परिमित समुच्चय है, उसमें n अवयव हैं, तो उसके संभावित उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी, 2 की पावर n। जैसे मान लीजिए कि किसी समुच्चय के इसमें 4 अवयव हैं, तो उसके उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी, 2 की पावर 4। अब 2 की पावर 4 करेंगे कितना आएगा, 16। यानी कि इसमें कितने उपसमुच्चय बनेंगे, 16। उसके बाद हम देखते हैं उचित उपसमुच्चय। मान लीजिए दो समुच्चय ए और बी इस प्रकार हैं, तो ए के जितने भी अवयव हैं वो बी में हैं, किंतु बी में कम से कम एक अवयव ऐसा होगा जो ए में नहीं होगा। अगर इस तरह का बनता है सबसेट तो वह उपसमुच्चय कहलाएगा। उसको ए सबसेट बी, इसमें इक्वल नहीं लगता। उचित उपसमुच्चय में इक्वल नहीं लगेगा और उपसमुच्चय में सबसेट इक्वल लिखा जाता है। उचित उपसमुच्चय केवल ऐसे लिख दिया जाएगा, अगर उपसमुच्चय है तो सबसेट इक्वल ऐसे लिखा जाएगा। जैसे उदाहरण देखिए, ए बराबर 1 2 3, बी बराबर 1 2 3 4। देखिए बी में एक कंपोनेंट ज़्यादा हो रहा है ना, 4 एक्स्ट्रा है, तो ए बी का क्या होगा, लेकिन ए के सारे अवयव 1 2 3 बी में आ रहे हैं, तो ए बी का उचित उपसमुच्चय होगा। प्रत्येक उचित उपसमुच्चय होता है। प्रत्येक उचित उपसमुच्चय होता है, किंतु यह हमेशा सत्य नहीं होता। कभी ये कंडीशन गलत भी हो सकती है। अगला हमारा नंबर आ रहा है, किसी भी उचित उपसमुच्चय के सभी संभावित उपसमुच्चयों की संख्या 2 की पावर n-1 होती है। जैसे मान लीजिए कोई प्रॉपर सबसेट है उचित उपसमुच्चय, तो इसके संभावित उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी, 2 की पावर n-1। मतलब जितने कंपोनेंट होंगे उसके पावर n, मान लीजिए अगर 5 हैं तो 2 की पावर 5 करके उसमें से हम -1 कर देंगे, तो उसके उचित उपसमुच्चयों की संख्या निकल कर आ जाएगी। उसके बाद मेरा अगला टॉपिक आता है सार्वत्रिक समुच्चय। जैसे हम मान लीजिए हमने कुछ समुच्चय लिया, ए बी सी डी ऐसे करके ले लिया तो ऐसे समुच्चयों का एक ऐसा समुच्चय बनाना है कि जिसमें ए बी सी तीनों के कंपोनेंट्स आ रहे हैं। उदाहरण देखिए, तो अगर इस तरह का समुच्चय बन रहा है तो इसको सार्वत्रिक समुच्चय कहेंगे। और इसे कैसे प्रकट करते हैं, यूनियन से। ये ऐसा निशान बनेगा। ए बराबर मान लीजिए 1 2 3, बी बराबर 3 4 5, सी बराबर 7 8 9। तो इन तीनों का यूनियन करेंगे, मतलब ऐसा बनाना है कि इन तीनों का एक भी कंपोनेंट छूटने ना पाए। तो इसका यूनियन क्या बनेगा, पहले हमने ए का लिया 1 2 3, उसके बाद बी का ले लिया,
तो 3 तो इसमें भी है, इसमें है, तो 2 बार नहीं लिखना, केवल 1 बार लिखो। 3 हो गया, फिर 4 5, फिर 7 8 9, ये भी लिख लिया 8 7 9। इनको आगे पीछे करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप चाहे 9 पहले लिख दो 7 पहले लिख दो, बस ये है कि लिखे होने चाहिए। अगला मेरा आता है घात समुच्चय। किसी भी समुच्चय, मान लीजिए कोई समुच्चय A B C करके कोई समुच्चय है, तो उसके सभी संभावित उप समुच्चय, मतलब उसके कितने सबसेट बनेंगे, उस जितने भी सबसेट बनेंगे उन्हीं उप समुच्चयों की संख्या को घात समुच्चय कहते हैं। इसे P ऑफ A से प्रदर्शित करेंगे, मतलब इसका सिंबल देने के लिए P ऑफ A इस तरह से लिखा जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई समुच्चय हमने A लिया, 1 2 3, तो इसके घात समुच्चय का हमने चिन्ह बनाया P ऑफ A। पहला तो 5 हो गया, वो तो सब में कॉमन रहता है, वो लिखेंगे। और उसके बाद 1, इसका पहला कंपोनेंट 1 लिखा, उसके बाद दूसरा 2 लिखा, तीसरा 3 लिखा, उसके बाद 2 2 का पेयर बनाएंगे, 1 2 एक पेयर ये बन गया, फिर 1 3 एक पेयर ये बन गया, और सॉरी एक पेयर छूट गया, 2 3 एक पेयर ये बन गया। अब इसके बाद 3 का बनाएंगे तो 1 2 3, तो इतने बन गए, कितने बने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बन गए। तो अगर हम इसका 2 की पावर n करते तो हमने क्या देखा कि इसमें 8 उप समुच्चय बन रहे हैं, और अगर 2 की पावर n यानी कि 2 की पावर 3 कर रहे हैं, 2 की पावर 3 कर रहे हैं, तो क्या आ रहा है 8 आ रहा है, और गिनने पे कितने आए 8, तो मतलब कि कितने घात समुच्चय बने, P की पावर ऑफ A बराबर 8। यदि उप समुच्चय में n अवयव हैं तो A की घात समुच्चयों की संख्या 2 की पावर n होगी। किसी समुच्चय का घात समुच्चय कभी भी अरिक्त नहीं हो सकता, मतलब कि कोई समुच्चय है तो उसके घात समुच्चय कभी नल नहीं होगा। ये ऐसा नहीं होगा कि केवल उसमें कोई अवयव ही नहीं है, अगर ऐसा है तो वो घात समुच्चय होगा ही नहीं। अब अगला आता है दो समुच्चयों का सम्मित अंतर। जैसा कि हम हमेशा मानते आए हैं, दो समुच्चय A और B लिया, तो दो समुच्चयों का सम्मित अंतर ये होता है A माइनस B, ब्रैकेट लगा देंगे, यूनियन B माइनस A। ये क्या होता है, दो समुच्चयों का सम्मित अंतर, और इसे प्रदर्शित करने का चिन्ह क्या होता है, A सिमेट्रिक डिफरेंस, ये सिमेट्रिक डिफरेंस का निशान होता है, यानी कि सम्मित अंतर B से प्रदर्शित करते हैं। इसको हम वेन डायग्राम से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए जैसे कि हमने बनाया A, ये A है, ये B है, ये तो पूरा यूनियन हो जाएगा ना। तो A माइनस B, पहले A का ऐसा कंपोनेंट ले जो B में ना हो, मतलब माइनस B आ रहा है, तो इसका B हटा दिया, तो ये पोर्शन हमने कलर कर दिया। उसके बाद B माइनस A, मतलब ऐसा पोर्शन लेना है जो A में ना आए, तो B माइनस A। उसके बाद इन दोनों का यूनियन करना है, मतलब यूनियन का मतलब जैसे कि ये पार्ट भी आ जाए, ये पार्ट भी आ जाए, तो इन दोनों का यूनियन यही तो होगा, A माइनस B, B माइनस A। इसको वेन डायग्राम से इस तरह से दिखा सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे माना A बराबर 1 2 3, B बराबर 4 5 6, तो A माइनस B ऐसा कोई कंपोनेंट इसमें है ही नहीं, A माइनस B की इसमें ना होता, तो 1 2 3, और B माइनस A इसमें भी कोई A का कंपोनेंट नहीं आ रहा, तो 4 5 6। अब इनका यूनियन कर लेंगे, तो यूनियन करने पे क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया ए सिमेट्रिक डिफरेंस, B बराबर 1 2 3 4 5 6। अब इस प्रकार सम्मित अंतर को हम इस तरह लिख सकते हैं। देखिए ए सिमेट्रिक डिफरेंस इज इक्वल टू A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B। यहाँ पर हमने देखा था A माइनस B यूनियन B माइनस A, वो भी सही है, और ए सिमेट्रिक डिफरेंस का एक फॉर्मूला ये भी होता है, A यूनियन B का ब्रैकेट लगा देंगे माइनस A इंटरसेक्शन B, और A सिमेट्रिक डिफरेंस B लिखें या B सिमेट्रिक डिफरेंस A लिखें, एक ही बात है। अब अगला टॉपिक आता है समुच्चयों के बीजगणितीय नियम। अब इसमें हमने 3 समुच्चय माने,
ABC। पहला नियम कौन सा आता है? वर्ग सम का नियम, इम्पोर्टेंट लॉ। इसमें क्या है? A इंटरसेक्शन A बराबर इक्वल टू A, यानी कि इसको हम प्रूफ करके दिखाते हैं। माना कोई कंपोनेंट X बिलोंग कर रहा है A इंटरसेक्शन A में, दिस इम्प्लाइज X बिलोंग्स टू A। पहले वाला A लिखा, उसके बाद इंटरसेक्शन, जब इंटरसेक्शन को खोला जाता है तो एंड लिखा जाता है। अगर यूनियन को खोलेंगे तो और लिखेंगे, एंड लिख दिया। उसके बाद X बिलोंग्स टू ये दूसरा वाला A, ये लिख दिया गया। तो अगर किसी तो X बिलोंग्स टू A, X बिलोंग्स टू A ये 2 बार लिखा है ना, इसको 2 बार लिखें या 1 बार लिखें, बात तो एक ही है। तो इसको हम 1 बार लिख देते हैं, X बिलोंग्स टू A। तो क्या आया? जैसे देखिए यहाँ से हमने शुरू किया, A इंटरसेक्शन A इक्वल, दिस इम्प्लाइज X बिलोंग्स टू A, यानी कि A यूनियन A इक्वल टू A। ये मेरा प्रूफ हो गया ना। अब इसी चीज़ को हम आपको वेन डायग्राम से प्रूफ करके दिखाते हैं। माना कोई A है, तो A में पूरा A कलर किया, उसके बाद दूसरा वाला A लिया, इसको भी कलर कर लिया। अब इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे। इंटरसेक्शन में क्या आएगा? वही A तो है तो दोनों एक ही चीज़। तो एक A ले लिया, उसको कलर कर दिया। दूसरा वर्ग सम का नियम है A यूनियन A इक्वल टू A। इसको भी हम प्रूफ करके दिखाते हैं। माना X बिलोंग्स टू A यूनियन A, दिस इम्प्लाइज X बिलोंग्स टू A, मतलब पहला वाला ये लिखा। उसके बाद यूनियन लगा है ना, तो यूनियन के लिए क्या लिखेंगे? और लिख लिया। उसके बाद X बिलोंग्स टू दूसरा वाला A लिखा, X बिलोंग्स टू A। अब 2 बार A लिखा है, इसको 1 बार A लिख देते हैं, दिस इम्प्लाइज X बिलोंग्स टू A। तो देखिए A यूनियन A लिया था, A आ गया, तो A यूनियन A इज इक्वल टू A। ये मेरा प्रूफ हो गया ना। अब इसको वेन डायग्राम से देखते हैं। A लिया, दूसरा A लिया, इसका यूनियन लेते हैं। यूनियन में क्या आएगा तो एक ही A, तो यही A आ गया। तो यानी ये भी मेरा वेन डायग्राम से भी प्रूफ हो गया। अब दूसरा नियम आता है आइडेंटिटी लॉ, तत्समक का नियम। इसमें देखिए क्या है, पहला तो है A यूनियन फाई इज इक्वल टू A। अब इसको हम फिर से प्रूफ करने पड़ेगा। माना X बिलोंग्स टू, इधर से लिया लेफ्ट हैंड साइड से, X बिलोंग्स टू A यूनियन फाई, दिस इम्प्लाइज X बिलोंग्स टू A। यूनियन खोलते हैं और X बिलोंग्स टू फाई। फाई का मतलब क्या होता है? फाई का मतलब तो कुछ होता नहीं, तो इसको हम हटा देंगे। तो दिस इम्प्लाइज X बिलोंग्स टू A। तो देखिए यहाँ से लेके चले, यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो A यूनियन फाई इज इक्वल टू A। इसको भी वेन डायग्राम से देखते हैं। A ले लिया, फाई में तो कुछ होता ही नहीं, तो उसका तो वेन डायग्राम बनेगा नहीं। यूनियन लिया, तो इसमें क्या आएगा? जब ये कुछ है ही नहीं, ये तो आएगा नहीं, बस वही A फिर लिख दिया गया। दूसरा मेरा फॉर्मूला है यही आइडेंटिटी लॉ का, A इंटरसेक्शन यूनियन A इंटरसेक्शन यूनियन इज इक्वल टू A। तो हमने यूनियन ले लिया, यूनियन में मतलब सब कुछ, यूनियन ले लिया तो सब कुछ के अंदर A सब कुछ के अंदर ही तो आएगा। यूनियन का मतलब क्या होता है? सब कुछ। तो इसके अंदर A ले लिया, तो इंटरसेक्शन में जो कॉमन हो, A इंटरसेक्शन U इक्वल टू जो कॉमन हुआ इसको A, तो A इंटरसेक्शन U बरा इक्वल टू A आ गया। तीसरा देखते हैं क्रम विनिमय का नियम, यानी कि इसको इंग्लिश में कम्यूटेटिव लॉ भी कहते हैं। इसमें पहला नंबर है A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। अब इसको हम लेफ्ट हैंड साइड से लेंगे और प्रूफ करेंगे। माना X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B, दिस इम्प्लाइज X बिलोंग्स टू A। ये खोलेंगे इंटरसेक्शन तो एंड लिख दिया, X बिलोंग्स टू B, और फिर X बिलोंग्स टू B। इसको X बिलोंग्स टू B तो लिखा था, इसको अगर पहले लिख दें या बाद में लिख दें इससे तो कोई फ़र्क है नहीं, तो इसको हमने पहले लिख दिया। तो X बिलोंग्स टू B और एंड X बिलोंग्स टू A, और फिर देखिए X बिलोंग्स टू B एंड X बिलोंग्स टू A। एंड का मतलब इंटरसेक्शन, तो B इंटरसेक्शन A। ये देखिए हमने इसमें डबल इम्प्लाइज का चिन्ह लगाया है, क्योंकि अगर हम ये तो हमने लेफ्ट हैंड साइड से प्रूफ किया, अगर हमको ये राइट हैंड साइड से प्रूफ करना होता ना,
तो हम इसको नीचे से ऊपर शुरू करेंगे, मतलब x बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन a से इधर से लेके a इंटरसेक्शन b आ जाएगा। देखिए जैसे x बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन a है तो x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू a, और फिर इसको आगे पीछे, जैसे इसमें आगे पीछे किया था इसको फिर से आगे पीछे कर देंगे। a को पहले लिख दिया तो x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, तो इधर x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, तो ये ऊपर से नीचे ये प्रूफ हो जाएगा। यानी कि डबल इम्प्लाइज का मतलब ये होता है कि ये दोनों तरफ से प्रूफ हो रहा है, एक बार ये ऊपर से नीचे और b इंटरसेक्शन ये नीचे से ऊपर। अब इसको वेन डायग्राम से देख लेंगे। जैसे a लिखा, a को पूरा कलर किया, ये है ना a इंटरसेक्शन b, a लिया उसको कलर किया पूरा, इंटरसेक्शन b, b को पूरा कलर किया। इंटरसेक्शन में क्या दोनों का कॉमन पार्ट लिया, तो इनको कॉमन पार्ट ये हुआ, ये कॉमन पार्ट कलर कर लिया। उसके बाद ये राइट हैंड साइड से लेंगे, b को पूरा कलर किया, a दोनों को कलर किया। अब इनका कॉमन पार्ट b इंटरसेक्शन c, देखिए कॉमन पार्ट में क्या निकल के आ रहा है, कलर तो वही पोर्शन हो रहा है ना जो a इंटरसेक्शन b में है, जो b इंटरसेक्शन a में है। इससे सिद्ध हो जाता है ना कि a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन a।